ठीक है भाई। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास of a gas is directly proportional to number of moles। ये बहुत हद से ज्यादा स्लो आ रही है। बाकियों के साथ भी इशू आ रहा है? यस सर, थोड़ी स्लो तो है आपकी आवाज, पर आ रही है आवाज, पर थोड़ी सी स्लो है। मैं आ रहा है मेरा बोलना? यस सर, आ रहा है समझ। अच्छा भाई, तो एवोगाड्रोस लॉ क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैथमेटिकली अगर इस लॉ की मैं आपसे बात करूं तो ये कह रहे हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं इस चीज को जो मैंने किया है। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, अगर मतलब क्या है, ये बहुत बहुत सिंपल सी बात है, तो समझ लेते हैं। तीन गलत बन रहे हैं तो भी चाहिए जी बेटा। तो ये हमारे पास एक चेम्बर है, ठीक है। अच्छा, इस चेम्बर के अंदर हमारे पास गैस मौजूद है। अच्छा, इस चेम्बर को थोड़ा सा समझना जरा ध्यान से, ठीक है। तो जी, तो ये क्रिस्टल लगा हुआ है इस चेम्बर के अंदर, सही, और इधर अंदर गैस मौजूद है, सही। अच्छा, इस वक्त इस इंस्टेंस पर इस गैस का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इस गैस के अंदर मतलब ये जो गैस मौजूद है, इस गैस की अमाउंट है 1 मोल। इफ आई इंक्रीज बाय एनी मीन, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ी सी और 1 मोल गैस इंसर्ट कर दूँ, अगर कई बार से 1 मोल गैस इंसर्ट कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे 2 मोल्स। अच्छा, अब देखो, जब मैं 1 मोल गैस इसमें मजीद इंसर्ट कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली द वॉल्यूम विल आल्सो बी इंक्रीज, क्योंकि ये जो 100 सेंटीमीटर का क्यूब का वॉल्यूम है, ये तो 1 मोल का है। अब चूंकि मैंने गैस तो डबल कर दी है तो वॉल्यूम भी डबल होगा। लॉ समझ में आया? स्टेटमेंट समझ में आई इसकी? यस सर। ठीक है, ये आपके पास पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया और गैस यहाँ पर आपके पास एक्सेस अमाउंट के अंदर आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पर इसके स्टेटमेंट को देखूं, मैथमेटिकली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो जिसको अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है कि v इज इक्वल टू kn। अब मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, यानी कि v को डिवाइड कर दूं n से, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, k के, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ही गैस सिलेक्ट चेंबर की कंडीशन है ना, ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है, सही। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये एवोगाड्रो लॉ की स्टेटमेंट है, हमारे पास एवोगाड्रो लॉ की स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, इनिशियल कंडीशन तो ये हो जाएगा आपके पास v1, ये हो जाएगा n1, ये हो जाएगा आपके पास v2 और ये हो जाएगा आपके पास n2, ठीक है। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फॉर इनिशियल एंड
फाइनल स्टेजेस ऑफ सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम है या गैस है, इसके इनिशियल और फाइनल स्टेजेस की बात करें तो क्या होगा, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू K, ये होगा इक्वेशन 1। मैं कहूँ अगर दूसरी एक्सप्रेशन V2 अपॉन N2 इक्वल टू K, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, मैथमेटिक्स हमसे कहती है कि भैया जब दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल आपको नजर आ रही हो तो बोथ ऑफ दीज इक्वेशन विल बी इक्वल। सो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 एंड this formula N2 and this formula is called as Avogadro's law। ये हमारे पास Avogadro's law की स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, ये फॉर्मूला भी बन गया। अच्छा, Avogadro's law के हवाले से अगर किसी को कोई सवाल है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। Avogadro's law का सर फॉर्मूला, आप वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर वाली बात बताइएगा, वो कैसे? ये वाली बात कह रही हूँ स्टेटमेंट में। यस सर। ये सिंपल है ना, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने लग जाऊंगा तो फिर इसका एवोगाड्रोस लॉ थोड़ी अप्लाई होगा, फिर तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अप्लाई होने लगेगा ना। फिर कंडीशन ये वाली थोड़ी रहेगी, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो फॉर एग्जांपल वो नंबर ऑफ मोल के बढ़ने की वजह से थोड़ी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ फॉर एग्जांपल तो बजाय ये वॉल्यूम बढ़ने के वॉल्यूम कम होने लगेगा, चाहे मैं नंबर ऑफ मोल ही क्यों ना बढ़ा दूं। इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर को यहाँ पे कांस्टेंट रखना जरूरी है। क्लियर? ओके सर। तो अब हम बात करते हैं एक और हमारी इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। ये डेरिवेशन पेपर में आती है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉरी न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे पेपर में, तब अभी हम भी करेंगे इंशाल्लाह, तो देखेंगे आप लोग। तो इसमें जनरल गैस इक्वेशन में क्या है, जनरल गैस इक्वेशन के अंदर तो आपकी सबसे पहले जो है वो एक बुनियादी जिसे कह सकते हैं ना कि एक स्टेटमेंट लिखनी है, कंसीडर अ सिस्टम। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर ले ये जो जनरल गैस इक्वेशन है ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ी थी, तो अगर किसी को वो वाली याद हो और वो वाली वो लिख दे तो गलत तो नहीं थोड़ा होगा? सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा चेंज है, अभी बताऊंगा। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गैस, एक गैस का सिस्टम कंसीडर कर लें whose volume temperature is T and pressure is P along with number of moles that is n। ठीक है, आपने सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट लिखी। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी ये आपने इसके लिहाज से लिखी कि भाई आपने एक सिस्टम कंसीडर किया है और उस सिस्टम के अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है और नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के n है। अब क्या करना है, अब आपने जैसे मैं करा रहा हूँ ना बोर्ड के अंदर यही पैटर्न यूज करना है आपने। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है बॉयल्स लॉ।
आपने हेडिंग डाल दी बॉयज लॉ की। बॉयज लॉ की आपने हेडिंग डालने के बाद आपने बॉयज लॉ की स्टेटमेंट लिखनी होगी। बॉयज लॉ की आपने हेडिंग डाल दी, बॉयज लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट थोड़ा सा नीचे आ जाए जी। तो बॉयज लॉ की आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas is inversely proportional to pressure at constant टेम्परेचर। आपने स्टेटमेंट लिखी बॉयज लॉ की। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद जो बॉयज लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ये लिख लिया। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया बस। वापस उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी आपने हेडिंग डालनी है अगेन। अब चार्ल्स लॉ, आपने हेडिंग डाल दी चार्ल्स लॉ की, ठीक है। चार्ल्स लॉ की हेडिंग डालने के बाद आप चार्ल्स लॉ लिखेंगे। चार्ल्स लॉ लिखेंगे। अब चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है भाई? चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to absolute temperature at constant pressure। आपने चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। अच्छा, चार्ल्स लॉ भी क्या है, सारी तफसीलात लॉज की मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, सिर्फ लॉज को लिख रहा हूँ और इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी ये करना सिखा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के लिहाज से, ठीक है ना। आपने चार्ल्स लॉ लिखा। चार्ल्स लॉ लिखने के बाद आपने अगली हेडिंग डालनी है, थर्ड विल बी एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो की स्पेलिंग देख लेना यार, मैं कभी बार गलत भी लिख देता हूं, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ लिखने के बाद आपने एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट लिखनी, द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas is directly proportional to number of moles of gas के number of moles at constant temperature and pressure। आपने लिख दिया गैस के नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, आपने ये लिख दी। इसको कह दिया आपने इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, आप जरा देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैथमेटिकली मैथमेटिक्स ये कहती है कि जब इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो तो उनको एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं। जरा तीनों लॉज में देखो, वॉल्यूम
वॉल्यूम वॉल्यूम लेफ्ट साइड पे मुझे वॉल्यूम नजर आ रहा है, इसका मतलब तीनों इक्वेशंस की जो एक साइड है वो इक्वल है। सो नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तीनों को कंबाइन कर सकता हूँ। क्या ख्याल है? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशंस को आपने कंबाइन कर लिया। जब तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो v एक साइड पर ही रहेगा, प्रोपोर्शनैलिटी सबसे पहले बॉयज लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ, उसके बाद एवोगाड्रो लॉ। बेटा बात समझ में आई? यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? नो सर। तुम लोगों ने जो अभी मुझसे शायद मारिया ने पूछा शायद कि सर वो मैट्रिक वाली डेरिवेशन लिखें, तो बेटा मैट्रिक वाली नहीं, डेरिवेशन के अंदर मरियम ने मरियम ने पूछा था। एवोगाड्रोस लॉ नहीं है। हाँ एवोगाड्रोस लॉ नहीं है उसके अंदर, सही है। उसके अंदर क्या होता लेकिन है? सर n तो है, नंबर ऑफ मोल तो है n। तो अभी आपने एवोगाड्रोस लॉ लिखा है ना, मैट्रिक वाली के अंदर आपको बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ लिखना होता है, उन दोनों को कंबाइन करते हैं और फिर हम बोल देते हैं फॉर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो ये जो n आता है, Yes, ये sir. n कहाँ से आता है? ये n भी तो बताओ ना, क्या पता अपनी मर्जी से कहीं से भी ले आए हैं। तो n असल में एवोगाड्रोस लॉ से आता है जो वहां पर नहीं है, इसलिए उसमें थोड़ी सी कमी है, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये किसकी फनकारी थी? इर्जा, ठीक है। आपने तीनों को कंबाइन कर लिया। अच्छा, अब तीनों को कंबाइन करने के बाद एक बात हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगा हुआ होता है तो हम इक्वेशन नहीं बना सकते, वो रिलेशन होता है। हम इसमें इसको हटाकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और अपॉन, अच्छा p को मैं लिख लेता हूँ p डॉट m, कांस्टेंट लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है p को उधर भेजकर v से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? ये pv इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है यहाँ पर कैपिटल R p n, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, pv इज इक्वल टू n r p। ये आ गई वो मशहूर ज़माना जनरल गैस इक्वेशन। जी सर। इसको हम प्यार से जनरल गैस इक्वेशन को थोड़ा प्यार से पुकार लेते हैं। जनरल गैस इक्वेशन इसको कहा जाता है, ये बड़ी मशहूर ज़माना इक्वेशन है सर, जनरल गैस इक्वेशन है सर, ये जनरल गैस इक्वेशन आ गई। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन के अंदर जो ये R कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख दूँ R के बारे में, R इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। जब मैं कह रहा हूँ कि जब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसका मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। R की दो वैल्यूज हैं बेटा, दोनों वैल्यूज मैं आपको बता दूं। R की एक वैल्यू होती है 0.0821 और इसका यूनिट होता है atm डॉट dm क्यूब डिवाइडेड बाय मोल डॉट केल्विन, ये इसका एक यूनिट होता है। इसके अलावा R की एक वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल डॉट केल्विन, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री में हम ये 0.0821 वाली वैल्यू का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, याद रखना। अच्छा, डेरिवेशन सर 8.314 का करते हैं ज्यादा। वो फिजिक्स में होता है, फिजिक्स में ज्यादातर Okay. 8.314 का होता है यूज, और केमिस्ट्री में ज्यादातर हम 0.0821 का करते हैं यूज, ठीक है। अच्छा, अभी ये स्टेट लॉ जो है वो खत्म नहीं हुआ। अगर मैं वापस आ जाऊँ अपनी स्टेटमेंट के ऊपर ही, अपनी बात के ऊपर ही। अच्छा, अगर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो फॉर अ सिस्टम ऑफ गैस, मैंने शुरू कहाँ से किया था, कंसीडर सिस्टम ऑफ गैस whose volume, temperature and pressure and number of mole is these, ठीक है ना। अब मैं अगर इस सिस्टम में जो मैंने कंसीडर किया हुआ है, इस सिस्टम के अंदर मैं कोई चेंजेस लाता हूँ, ठीक है, मैं इस सिस्टम के अंदर चेंजेस लाता हूँ। मेरे पास जनरल गैस इक्वेशन आ गई है। अब मैं जनरल गैस इक्वेशन को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रहा हूँ। फॉर 1 मोल ऑफ गैस का अगर 1 मोल हो तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा, क्योंकि इधर जो N होगा, N की जगह पे आप 1 पुट करोगे, इसको मैं बल्कि ऐसे ही लिख रहा हूँ, N की जगह पे आप 1 पुट करोगे, RT मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये PV इज इक्वल टू RT, ठीक है।
अच्छा, अगर से इधर से मैं कांस्टेंट की वैल्यू आर की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी? पीवी इज इक्वल टू अपॉन टी, पीवी अपॉन टी बन जाएगी। अच्छा, अभी तक चाहे वो अवोगाड्रोस लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, हमने देखा है कि हम जो है वो सिस्टम में एक इक्वेशन बनाते हैं, कांस्टेंट हटाकर कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो हम वेरिएबल्स के बराबर ले लेते हैं और फिर उसमें इनिशियल और फाइनल सिस्टम जज करते हैं। अब अगर जनरल गैस इक्वेशन में भी मेरे पास इसी तरह का एक सिस्टम है जिसके अंदर कोई इनिशियल और फाइनल कंडीशन हुई है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से बन जाएगी, फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस ऑफ सिस्टम। सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेजेस क्या होंगे भाई? PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू R, PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू R। यहाँ पर हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय T1, यहाँ पर हो जाएगा P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। बेटा इस बात में किसी को कोई परेशानी है तो मैंने अभी यहाँ पर करी? नो सर। वही चीजें जो मैं पहले करते हुए आया हूँ, नो सर। नया काम नहीं किया है, सही है। अच्छा, अब जब किसी इक्वेशन की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम एक दूसरे की इक्वल ले सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर सर देता आपने हूँ। क्या करेंगे ना सर? सर आपने n को 1 क्यों लिया? बेटा मतलब कंसीडर आप किया जब P1 V1 अपॉन मतलब क्यों? ताकि मैं जो दूसरी इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ ना, असल जो रिलेशन होता है ना बेटा, वो पी वी और टी का ही होता है। एन को एक्सपेरिमेंट्स के अंदर 1 रखा जाता है, इनके नंबर ऑफ मोल्स जो कंसीडर होते हैं ना वो 1 होते हैं फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी। कांस्टेंट रखा जाता है ना, अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज करते रहोगी तो आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन नहीं देख सकती ना। ये प्रॉपर्टीज का फर्क है असल में। यहाँ पर हम जो गैसेस के दरमियान जब गैसेस की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते तो हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात ज्यादातर करते। वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल तो बेसिकली उसकी अमाउंट हो जाती है ना, तो अमाउंट जी को सर। कंसीडर नहीं करते, अमाउंट को फिक्स रखते हैं। बाकी इन तीन चीजों की वजह से क्या बिहेवियर होता है उसकी बात करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना, ओके जैसे सर। जब हम एक मिसाल में दे रहा हूँ, अभी जैसे मैंने एक सिस्टम की बात की है, अभी ऊपर मैंने एवोगाड्रोस लॉ में एक सिस्टम बताया था ना, मैं वापस दिखा देता हूँ। अब ये सिस्टम है, अब जब इस सिस्टम के अंदर मैं बाहर से कहीं गैस नहीं डाल रहा, इसके अंदर जो गैस है वो 1 मोल है फॉर एग्जांपल, सही है। मैं गैस कहीं बाहर से डाल ठीक नहीं है रहा सर। और इस सिस्टम के अंदर कहीं लीकेज हो नहीं रही, सही है। इस सिस्टम में लीकेज नहीं हो रही, मैं जी कहीं सर। बाहर से गैस नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ खेल रहा हूँ, वॉल्यूम के साथ खेल रहा हूँ। तो ये पिस्टन अल्टीमेटली ऊपर नीचे जाता रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, सॉरी नंबर ऑफ मोल रिमेन्स कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, यानी कि वन उसकी वैल्यू कांस्टेंट रह गई है, तो फिर मैं उसको कंसीडर क्यों करूं अपनी इक्वेशन में, ये वजह, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब जी सर। V1 अब ये हो गई। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेता हूँ, कंबाइनिंग इक्वेशन A एंड इक्वेशन B। जब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। अब ये आपके पास एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया है, ठीक है। इस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है? अरे कंपेयर नहीं हुए, कंबाइन हुए। बेटे कंपेयर कर लो या कंबाइन कर लो। कंबाइन करने के लिए भी जब इनको मैं लिखूंगा तो एक साइड कांस्टेंट हो जाएगी ना। लेकिन सर उसको तो एक दफा लिख देते हैं ना, जो 2 बार होते हैं, और बाकी जो होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, सेम को एक बार लिख देते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो जो है वो जो सेम साइड होती है उसको वो कर देते हैं। सर ने मिटा दिया, लिख रहे हैं। हमारी फरमाइश पूरी कर दो तो बस, चल गया ना। हमारी फरमाइश पूरी कर दो। ये लो, कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड इक्वेशन B, सही है। सर कंपेयरिंग की स्पेलिंग सही है, सही।
आई नहीं आता है ए के बाद। सर मैं केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इंग्लिश खराब हो जाती है। साइंस में वैसे भी ग्रामर कंसीडर कम। कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इक्वेशन। अब सही है भाई मरियम? मरियम जी सर। अच्छा, इसको हम कहते हैं बेटा, इसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, या फिर इसका एक और नाम भी होता है, इसे हम कहते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये आपको कुछ समझ में आ गई होगी, तो अब मैं बता दूं, अगर पेपर में फॉर एग्जांपल डेरिवेशन आपसे करने के लिए आता है, वो कहता है कि यार डेरिवेशन करके दो, तो अगर वो कहता है जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करो, तो आपने जनरल गैस इक्वेशन की हेडिंग डाली, ये सब लिखा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारी स्टेटमेंट लिखी, बिल्कुल ऐसी पैटर्न में सॉल्व करते हुए आए, जहाँ पर आकर इक्वेशन खत्म कर दी, आगे करने की जरूरत, यहाँ तक लिखा, आर की वैल्यूज बताकर खत्म कर दी, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे कहता है कि जनरल गैस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म निकालो या इक्वेशन ऑफ स्टेट्स निकालो, तो आप फिर यहाँ से ड्राइव करते हुए आओगे, पूरा लिखोगे, ये स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ, पूरे जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करोगे, फिर ये लिखने के बाद फिर यहाँ पर आओगे और इक्वेशन ऑफ स्टेट्स ड्राइव करोगे। ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन कहता है इक्वेशन ऑफ स्टेट्स ड्राइव करते हो, तो ये पूरा काम जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने किया, ये आपने एक्स्ट्रा कर दिया। और अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट्स कहता है और आपने बजाय ये वाला हिस्सा ड्राइव करने के डायरेक्ट आपने उठाकर ये ड्राइव कर दिया, अक्सर बच्चों को मैंने फनकारी करते हुए देखा है, एज वी नो दैट जनरल गैस इक्वेशन लिखते हैं वो P इज इक्वल टू nRT, और उसके बाद उसमें फॉर वन मोल ऑफ गैस और ये शुरू हो जाता है। गलत है, आपको पहले पूरी जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ती है, फिर आप इक्वेशन ऑफ स्टेट्स पर आते हैं। ये रूल है, स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है। अच्छा, अब पेपर में अगर सर टाइम कम हो और ये जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करनी हो, तो छोटा कैसे करें? बेटा छोटा करने के लिए सिर्फ इतना कर सकते हो कि जो स्टेटमेंट मैंने अंग्रेजी में लिखी है ना वर्डिंग्स में, ये मत लिखो, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखो और शुरू हो जाओ। लेकिन अगर टाइम कम है तो ये फनकारी करना, ये नहीं कि टाइम भी है सब कुछ है, लेकिन नहीं, फिर भी हमारे अंदर तो कीड़ा काट रहा है, हम तो करेंगे छोटा, है ना? तो ऐसी कोई हरकत मत कर। ठीक है भाई, कोई सवाल? नो सर। यस सर। पूछो। नहीं सर, सवाल कोई नहीं है। अच्छा जी, तो ये बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल होगी। अल्लाह हाफिज। अरे सर, अल्लाह हाफिज।